Hello, learners. Welcome to the Learning Loft. Today, we are here to discuss the syllabi as well as the whole syllabus that is coming in your examination. The good news is that today we are going to discuss all the previous year questions, and this is my guarantee. अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा कुछ भी एंड अगर आप ये वीडियो रिलीजियसली देख लेते हो, ये वीडियो समझ लेते हो एंड एक और वीडियो जो लिटरेचर की आएगी, ये दो वीडियोस अगर आप देखकर समझ जाते हो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हुए हैं उनको याद कर लेते हो, याद तो नहीं, आई वुड से समझ जाओ, अपनी लैंग्वेज में जाके लिख देना। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई विल नॉट गो इनटू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक, क्योंकि अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल्स के थ्रू चीजों को समझेंगे। ठीक है, हम स्ट्रेट फॉरवर्डली कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। अगर आपको कुछ भी एड ऑन करना है, प्लीज फील फ्री टू एड ऑन एनीथिंग। आप अपनी लैंग्वेज में भी जाके लिख सकते हो, बट एरर मत करना वहां पे जाके। सो द फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस सिलेबस, क्योंकि आपको सिलेबस क्लियर होना चाहिए, कौन सी चीज कितने मार्क्स की आ रही है, तभी आप उसको कर सकते हैं। इंग्लिश का एंड कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस आएंगे, 7 पार्ट्स में ये डिवाइड होगा। इसमें आपकी दो चीजें आएंगी, एक तो लिटरेचर एज वेल एज ग्रामर। लिटरेचर में बस एक ही नॉवल आ रही है, दैट इज योर कांतापुरा। कांतापुरा पे ही बेस्ड आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, आपका इवन लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, पैसेज आएगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें आ रही है आपके लिटरेचर से। 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आएंगे, जो आपको 16 मार्क्स इन टोटल मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के। उसके बाद 14 मार्क्स का एक सीधा क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको हम लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, वो आपका अगेन कांथापुरा से ही आएगा। उसके बाद आपके 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस आएंगे, जो आपका पैसेज, एक अनसीन पैसेज आ जाएगा, एक आपका नॉवल से ही पैसेज उठा के दे देंगे वो लोग। उसके बाद आपको 6 क्वेश्चंस पूछ लेंगे एंड वो भी आपका 6 मार्क्स का है। उसके बाद 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आएंगे, जो शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स कौन से, आपके लिटरेरी डिवाइसेस है, जैसे प्लॉट, सिमिली, एलिगरी, मेटाफर, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें आपसे पूछेंगे। उसके बाद अगर हम ग्रामर की बात करें, तो ग्रामर के आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इस 3 पार्ट में सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपसे पूछेंगे, प्लस आपके क्लॉज की अंडरस्टैंडिंग देखेंगे। ठीक है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट दी सेंटेंस, थर्ड क्वेश्चन आपका क्लॉज होगा। उसके बाद 6 क्वेश्चन, आपको एक शॉर्ट स्टोरी बनानी है, आपको हिंट्स दिए होंगे और उससे आपको एक शॉर्ट स्टोरी बनानी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 7, जो एक ही क्वेश्चन आएगा 12 मार्क्स का। यस, 12 मार्क्स का इन टोटल एक ही क्वेश्चन आएगा, दैट इज प्रेसी मेकिंग। आपके पास एक बहुत ही बड़ा सा पैसेज होगा, उसको आपको शॉर्ट में करके लिखना है। तो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज द ग्रामर। हम सबसे पहले ग्रामर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लिटरेचर में कांथापुरा की एक बारी स्टोरी देखेंगे शॉर्ट में, प्लस उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे देखेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपकी लिटरेचर आ रही है 36 मार्क्स की एंड ग्रामर आ रही है 44 मार्क्स की। आई थिंक इतना क्लियर होना चाहिए आपको, एटलीस्ट अपना सिलेबस पता होना चाहिए एंड आपको मार्किंग स्कीम पता होनी चाहिए, सो दैट आप उन टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करो। सो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, एक तो आपका शॉर्ट नोट्स, जो आपके लिटरेरी डिवाइसेस आने हैं, वो हम मार्क्स पक्के करके चलते हैं, प्लस ग्रामर टॉपिक। ग्रामर टॉपिक बहुत इजी है, सेंटेंसेस पे आएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेसी राइटिंग एंड शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, उन चीजों पे फोकस करके चलते हैं। ओके, सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो यहीं से ही क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, आपको चॉइस दी जाएगी, तो इसमें से आप कोई ना कोई तो आपके एग्जाम में आ ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस हमें पोम के स्ट्रक्चर देता है, कि कौन से स्ट्रक्चर में लिखी हुई, आयाम्बिक, पेंटामीटर में लिखी हुई है, या हमने याद है सोनेट पढ़ा था जिसमें 14 लाइन्स का यूज किया हुआ था, शेक्सपियरियन सोनेट, इटालियन सोनेट। तो हमें स्ट्रक्चर बताता है किस स्ट्रक्चर में ये पोम लिखी गई है। ग्रामेटिकल बताता है, ग्रामेटिकल चीजों के बारे में। राइमिंग बताता है, जो हम राइमिंग स्कीम करते हैं, ए बी सी डी, है ना, याद है आपको वो सब। मेट्रिकल, मीटर कितने हैं, चलिए ये आप सब छोड़ दीजिए। एंड इवन विजुअल एलिमेंट्स भी क्रिएट करता है। ये बेसिकली लिटरेरी डिवाइसेस यूज क्यों होते हैं, ये टूल्स होते हैं हमारी पोम के इमोशंस को, जो उसके अंदर इमोशंस है ना, उसको और भी ज्यादा इंटेंसिफाई करने के लिए, और भी ज्यादा गहरे करने के लिए, कि हमें इमोशन समझ में आए कि इंसान कैसा फील कर रहा है जो पोम में है, या उसका मूड कैसा है, उन सबको दिखाने के लिए लिटरेरी डिवाइसेस यूज होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर प्लस इमोशंस। अब एक एक करके हम सबकी बात करते हैं। अब इसमें आपके क्वेश्चन में दो चीजें होती हैं, तो लिटरेरी डिवाइसेस में आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी। कौन सी है वो दो चीजें, एक तो आपको दे दिया जाएगा आपका टॉपिक, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लॉट। फर्स्ट आपको प्लॉट का डेफिनेशन देना है, देन यू हैव टू गिव एग्जाम्पल फ्रॉम योर नॉवल कांथापुरा। ठीक है, अब ये आपका होमवर्क है। मैं आपको प्लॉट, एलिगरी
एंड यहाँ पे गिवन सारी चीजें समझाती हूँ एंड आपको एक नॉर्मल जनरल एग्जाम्पल दूंगी, बट आपको कांतापुरा से एग्जाम्पल लिखना है। डोंट वरी, हम नेक्स्ट वीडियो में कांतापुरा करने वाले हैं, तो वहां पे भी हम शायद डिस्कस करेंगे। और अगर हमने नहीं किया तो दैट इज योर होमवर्क, आप खुद करोगे, क्योंकि अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया तो आप लिख सकते हो चैप्टर के बारे में एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो लिख ही सकते हो ना। So the first is plot. The plot is a sequence of connected event forming a story. अच्छा, प्लॉट क्या होता है? प्लॉट क्या होता है? सीक्वेंस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मूवी का एग्जाम्पल याद करो। सबसे पहले क्या होता है कि आपको एक एक कैरेक्टर से मिलवाया जाता है, ठीक है? एक एक कैरेक्टर से आप मिलते हो, आप जानते हो कि स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स है। अब स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? स्टोरी स्टार्ट होगी तो कुछ मेन कैरेक्टर्स के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगी होना, या उनकी स्टोरी ऊपर तक जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट होगी, लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी। फिर एक पॉइंट आता है क्लाइमेक्स का। क्लाइमेक्स जब पीक पे पहुंच जाती है आपकी स्टोरी, जब जो मेन कैरेक्टर्स है उनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, ठीक है? बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट हो जाता है, चैलेंजेस होती है। उसके बाद आता है फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शन क्या होता है? जब चीजें धीरे धीरे सेटल डाउन होने लग जाती हैं। उसके बाद रेजोल्यूशन, लास्ट में क्या होता है? एक एंडिंग हो जाती है, ठीक है? तो प्लॉट क्या होता है? वो आपको सीक्वेंस बताता है कि कौन कौन से इवेंट से कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं जिससे एक स्टोरी बनती है। लेकिन प्लॉट एक स्टोरी नहीं होता, ठीक है? प्लॉट इवेंट्स होता है, उन इवेंट्स को बनाकर एक स्टोरी बनती है, स्टोरी का प्लॉट बनता है। जैसे हम एक आउटलाइन बना देते हैं, उसके अंदर कलरिंग करते हैं, वैसे ही प्लॉट एक आउटलाइन है। स्टोरी के अंदर और भी चीजें आती हैं, ठीक है? ये प्लॉट क्या रिवील करता है कि स्टोरी कैसे डेवलप हुई है, कैसे उसमें कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, कैसे वो विद टाइम मूव कर रही है, ठीक है? प्लॉट को स्टोरी लाइन भी बोलते हैं, प्लॉट को स्टोरी लाइन भी बोलते हैं। उसका एक मिडल बिगिनिंग होता है, मिडल होता है और एंड होता है। अब आप अपना एक कांतापुरा का एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। कांतापुरा का जो भी प्लॉट था ना, आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज पोस्ट कलोनियलिज्म। पोस्ट कलोनियलिज्म स्टडीज द इफेक्ट। देखो नाम से ही पता चल रहा है पोस्ट कलोनियल। कलोनियल क्या है? जब ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था, ब्रिटिशर ने हमें कॉलोनी बना लिया था, दैट इज कलोनियलिज्म। जब उन्होंने हमें कॉलोनी बना लिया था, बंदी बना लिया था, हम पे राज किया था। पोस्ट मीन्स बाद में, मतलब कलोनियलिज्म जब हमें बंदी बना लिया था उसके बाद की सिचुएशन की बात की गई है, जब वो चले गए थे यहाँ से, हमने उनके अगेंस्ट फाइट किया था। पोस्ट कलोनियलिज्म स्टडीज ये काइंड ऑफ स्टडी है जो इफेक्ट करती है, जो देखती है इफेक्ट ऑफ कलोनियल रूल ऑन कल्चर एंड आइडेंटिटी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मॉल कल्चर है, जो आजकल हम मॉल में जाते हैं, वो पहले तो नहीं था, ठीक है? जो आजकल हम पिज्जा बर्गर ये सब कुछ फ्राइज कोल्ड कॉफी ये सब पीते, वो नहीं था। ये कब आया? जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी, और हम उन्हीं बिल्डिंग्स की तरफ फैसिनेट होते चले गए, ठीक है? हम हर चीज अब वेस्टर्न को फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम बहुत फैसिनेटेड हैं, हम अपनी आइडेंटिटी खो चुके हैं। हमारी लैंग्वेज हिंदी है, आज भी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जो हमारी लैंग्वेज ही नहीं है। इंग्लिश तो छोड़ दो, हम इवन फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज सारी लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, ठीक है? जैसे राजा राव कांतापुरा जो मूर्ति है, वो बताता है कि आप गांधीयन प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, हमें नहीं जाना चाहिए इस कॉलोनियल रूल में। राजा राव कांतापुरा शोज इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल पावर, ठीक? कांतापुरा दिखाता है ना कि इंडिया की कितनी स्ट्रगल है, कि ब्रिटिश के अगेंस्ट अब कितनी हमने स्ट्रगल करी है, महात्मा गांधी जी ने कितनी स्ट्रगल की है। इवन मूर्ति जो उनको फॉलो कर रहा था, जो उनका फॉलोअर था, वो सबको यही बता रहा था। एलिगरी इज अ स्टोरी विद बोथ लिटरल एंड सिंबॉलिक मीनिंग, ऑफन टीचिंग अ मॉरल एंड पॉलिटिकल लेसन। नाउ एलिगरी क्या होता है? ठीक है, जिसमें दो मीनिंग होते हैं, एक लिटरल जो आपको साफ साफ सरफेस लेवल दिख रहा होगा, सरफेस लेवल पे एक मीनिंग, एक छुपा हुआ मतलब होगा। इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस भी होते हैं, और अगर एक इंसान को लिटरल मीनिंग पता है, सरफेस मीनिंग पता है, एंड उसका सिंबॉलिक मीनिंग मतलब नहीं पता, तो भी वो एंजॉय कर सकता है स्टोरी को, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। जैसे कांतापुरा की अगर हम बात करें, द कथा, जैसे कांतापुरा में ना एक कथा है ऑफ जयरामचर, ठीक है? वो एक एलिगरी है। वो कैसे एलिगरी है? जैसे वो बताता है स्टोरी ऑफ ब्रह्मा एंड हिज डॉटर्स एंड द डीमंस, ठीक है? ब्रह्मा उसकी बेटी और डीमंस की स्टोरी सुनाता है, बट हमें पता है कि उसका मतलब क्या है। उसका मतलब क्या है? वो किसको रेफर कर रहा है? ही इज रेफरिंग टू इंडिया इज अ डॉटर, ठीक है? इंडिया की और उसके बच्चियों की बात कर रहा है, उसके बच्चे की बात कर रहा है। एंड द इंग्लिश पीपल आर द डीमंस, और डीमंस कौन है? राक्षस कौन है? जो इंग्लिश पीपल है। गांधी इज ब्रह्माज रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे ब्रह्मा है वो गांधी जी है, उनको दर्शा रहा है। हु विल फील फ्री इंडिया फ्रॉम डीमंस, ठीक है? हु विल फ्री इंडिया फ्रॉम डीमंस, जो राक्षसों को भगाएंगे इंडिया से,
ठीक है, दिस इज एलिगेरी। दोनों ही मतलब होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम टोटस की और हेयर की बात करते हैं, उन दोनों की स्टोरी है टोटस एंड हेयर, ठीक है, कछुए और जो आप खरगोश की स्टोरी पढ़ते हैं, तो उसका सामने से मतलब है कि अगर आप लेजी हो जाओगे, बैठ जाओगे, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। बट जो आपसे कम डिजर्विंग है, अगर वो मेहनत कर लेगा तो वो बहुत आगे पहुंच जाएगा। ठीक है। स्टोरी क्या है? सिंपल सी स्टोरी है कि कछुआ जीत जाता है खरगोश से, खरगोश क्योंकि सो जाता है इसलिए कछुआ जीत जाता है। ये तो लिटरल मीनिंग है जो आपको ऊपर ऊपर से दिख रहा है। बट हिडन मीनिंग क्या है उसका? हिडन मीनिंग क्या है कि वो जब आप हार्डवर्क करते हो तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। आप कंसिस्टेंसी बनाए रखते हो, आपको कोई भी नहीं हरा सकता। ठीक है। नेक्स्ट इज योर सिंबल। सिंबल क्या होता है? सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म यूज होता है पोम में, कोई किसी चीज का सिंबल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंबल क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट को, एक्शन को यूज करना जिसका मतलब कुछ और हो। लिटरल मीनिंग में सिंबॉलिक मीनिंग भी। इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ रिप्रेजेंटिंग थिंग्स by means of symbol of attributing symbolic meaning or significance to objects, events or relationship। ठीक है। जैसे इन कांतापुरा, जिस कांतापुरा में एग्जाम्पल क्या दिया है? मूर्ति इज अ सिंबल ऑफ करेज एंड वर्चू। मूर्ति किस चीज का सिंबल है? मूर्ति किस चीज को दर्शाता है? करेज एंड वर्चू को। गांधी इज अ सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी। द ट्राई कलर इज अ सिंबल ऑफ इंडियन पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म। सैल्यूटिंग British flag is a symbol of slavery to the British. These are your symbol। अगर मैं आज आपको, अगर मैं वी का साइन बनाती हूँ, जैसे मान लो मैं अपने हैंड से वी का साइन बना रही हूँ, तो वो क्या हुआ? विक्ट्री। ठीक है। अगर मैं थम्स अप कह रही हूँ तो मैं कहती हूँ यस, इसका सिंबल क्या हुआ? यस। सिंबल क्या होता है? आप एक्शन के थ्रू अपनी बात समझाने की कोशिश करते हो। साइकोलॉजिकल नॉवेल क्या होती है? जिसमें कैरेक्टर के जो अंदर टर्मोइल, जो उसके अंदर दिमाग में थॉट्स चल रहे होते हैं, इमोशंस होते हैं, मोटिवेशन होती है, उन सब के बारे में बात की जाती है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन गिव्स ह्यूमन क्वालिटी टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल सन इज नॉकिंग एट द डोर। अब सन तो नहीं खटखटा सकता है, सन इज योर सूरज। सूरज तो नहीं खटखटा सकता किसी रूम पे, तो किसने खटखटाया? एक ह्यूमन ने खटखटाया। एक ह्यूमन खटखटा सकता है ना आपका दरवाजा तो। लेकिन ह्यूमन की जो क्वालिटीज है वो सन को दे दी, मतलब सुबह हो गई है, सूर्योदय हो गया, आपको उठ जाना चाहिए। ठीक है। पर्सोनिफिकेशन बहुत सिंपल है, जिसमें ह्यूमनली क्वालिटीज दे देते हैं एक एनिमल को या ऑब्जेक्ट को। जैसे कांतापुरा में क्या हुआ था? जैसे कांतापुरा में एक स्टैंजा दिया हुआ है, एंड द ट्रीज बिगिन सडनली टू ट्रेम्बल एंड हिस। अचानक से ट्रीज ट्रेम्बल करने, हिलने लग गए थे। while the bamboos creak and whine, while the trees bleed and blubber। Here trees are personified। वहां लिखा हुआ है trees bleed। bleed कौन करता है? bleed तो human करते हैं, तो tree कैसे कर सकता है? तो tree को personify किया हुआ है। The rain have come, the fine first footing rain, the skip over the bronze mountain। अब यहाँ रेन आ रही है चलती हुई, कैसे आ सकती है रेन? ठीक है, कैसे आ सकती है रेन खुद चलती हुई? ठीक है, तो ऐसे ही ह्यूमन कर सकता है ये काम, लेकिन ह्यूमनली क्वालिटीज रेन को दे दी और पहले ट्री की मैंने बात की। दीज आर पर्सोनिफिकेशन। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत ही जनरल एग्जाम्पल्स है, बट आपको आपकी स्टोरी में से ही देने हैं, इसलिए मैं आपको साथ साथ में बताती जा रही हूँ। हाइपरबले। हाइपरबले क्या होता है? हाइपरबले इज डेलिबरेट एग्जैजुरेशन। एग्जैजुरेशन होती है जब हमें एम्फसाइज करनी होती है, यार मुझे तो इतनी भूख लग रही है ना कि मैं घोड़ा खा जाऊं, कि मतलब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कंट्रोल में ही नहीं आ रही। कभी आपको बड़ा चढ़ा के बातें बोलनी होती हैं ताकि लोग आप पे विश्वास कर ले उस बात पे कि हाँ भाई इसको बहुत भूख लग रही है, दे दो खाना, नहीं तो ये घोड़ा खा जाएगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कांतापुरम में क्या हुआ था? द टंग्स ऑफ सम women आर डिस्क्राइब्ड एज बीइंग एज लॉन्ग एज स्नेक। मतलब कांतापुरम में क्या बोला था कि जो विमेन की टंग है ना, वो तो स्नेक से भी ज्यादा लॉन्ग है, वो तो स्नेक जितनी लॉन्ग है। स्नेक कितना लॉन्ग होता है, कितना बड़ा होता है। अब इतनी लंबी तो हमारी नहीं होती ना टंग, लेकिन वहां पे एग्जैजुरेट किया। एग्जैजुरेट मतलब बड़ा चढ़ाकर बोलना, अतिशोक्ति। चलो मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? देखो सिमिली एंड मेटाफर दोनों में समझो साथ में कंपैरिजन। ठीक है। दोनों ही कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं, दोनों ही बिल्कुल सेम है, दोनों ही कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। बट एक डिफरेंस है। सिमिली क्या होता है? जब लाइक और एज वर्ड का यूज किया जाए, और मेटाफर लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोहन इज अ टाइगर। ठीक है। रोहन इज अ टाइगर मतलब रोहन के अंदर वो सारी क्वालिटीज है जो टाइगर के अंदर है, तो रोहन इज अ टाइगर। ये क्या हुआ? मेटाफर, क्योंकि लाइक और एज का तो यूज ही नहीं किया। अगर हम सिमिली की बात करें तो सिमिली में रोहन इज लाइक अ टाइगर। ठीक है। रोहन बिल्कुल टाइगर जैसा है। जैसे कांथापुरा की अगर हम बात करें तो वहां पे एक सेंटेंस है, द डार्कनेस ग्रोज
thick as sugar in a cauldron. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे as का यूज किया हुआ है, कंपैरिजन के साथ as का यूज किया हुआ है, तो ये सिमिली है। अगर सिर्फ as का यूज नहीं करते तो क्या होता? तो ये मेटाफर होता। जैसे शी इज ब्यूटिफुल लाइक द मून, ये सिमिली है। बट व्हेन वी से दैट शी इज मून ऑफ द सिटी, ये क्या है? मेटाफर है कि वो बिल्कुल चांद है, वो चांद जैसी है, वो चांद है, दोनों का मतलब एक है, बस एक में लाइक और एज यूज कर रहे हैं, उसको सिमिली कहते हैं। इसको याद कर लेना। एल्यूजन, एल्यूजन क्या होता है? जब हम रेफरेंस देते हैं कि यार इनकी लव स्टोरी तो ऐसी है जैसे हीर और रांझे की थी। हीर और रांझा क्या है? एक एल्यूजन है। एल्यूजन इज रेफरेंस, हम एक चीज को समझाने के लिए दूसरे का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, किसी भी चीज का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक पर्सन का, इवेंट का, प्लेस का। एल्यूजन मोस्ट ऑफ द टाइम हिस्ट्री से, लिटरेचर से, ज्योग्राफी से लिया जाता है, इवन रिलीजन से लिया जाता है। ये जैसे कांतापुरा की लाइंस है, एंड रामा विल come back from the exile, and Sita will be with him. From Ravan will be slain, and Sita freed, and we will come back with Sita on his right in the chariot of the air, and brother Bharat will go to meet them with the worshipped sandal of master on his head. As they enter Ayodhya, there will be a rain of flowers. ठीक है, दिस इज एल्यूजन। जब यहाँ पे एल्यूजन दिया गया है किसका? राम एंड सीता का। इवन पूरे रामायण का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर आयरनी। आयरनी क्या होता है? कंट्रास्ट बताना कि क्या रियलिटी वर्सेस क्या दिख रहा है और क्या सच में है। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बीच में, मतलब क्या दिख रही है चीजें और क्या सच में है। जैसे भट्टा wants to bring Venkama to his side. He arranges the marriage of her daughter. Venkama calls him a great and kind man. She does not know what he is being selfish in this matter. We find the example of dramatic irony in Kantapura when villagers are eagerly waiting for Murthy, but the police had already taken him away in the car. ठीक है, तो ये आयरनी होता है। फ्री वर्ड्स क्या होता है? फ्री वर्ड्स इज अ पोइट्री विदाउट अ फिक्स्ड राइम और मीटर। फ्री वर्ड्स क्या होता है? कोई चीज कैसे भी लिख दी, कि उसमें कोई रिदम नहीं है, कोई मीटर नहीं है, कोई राइमिंग नहीं है, वो आता है, खाता है, चला जाता है, फिर आता है, सो जाता है, कुछ भी लिख दो, मतलब फ्री वर्ड्स। लिरिक क्या है? लिरिक इज अ शॉर्ट पोएम, एक बहुत ही शॉर्ट पोएम होती है जो एक्सप्रेस करती है पर्सनल फीलिंग्स, की हम पर्सनली क्या फील कर रहे हैं और हमारे इमोशंस क्या है, और बहुत ही म्यूजिकल होती है टोन में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका एक पार्ट खत्म हो चुका है। इसमें से 3 आपके क्वेश्चंस आएंगे। प्लीज इन सबको बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि मैं आपको वही चीजें बता रही हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही हैं। इसके अलावा भी क्वेश्चंस आएंगे, बट वो आपके ऑप्शंस में आएंगे। आप ये मत सोचना जितने अभी तक हमने करा है तो इसमें से भी ऑप्शंस में आएंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब हम ग्रामर पे फोकस करते हैं, उससे पहले हम राइटिंग स्किल्स एक बार ही देख लेते हैं, क्योंकि ग्रामर काफी बड़ी है हमारी। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द शॉर्ट स्टोरी। तो शॉर्ट स्टोरी में क्या होगा? आपको हिंट्स दिए होंगे, ये ऐसे हिंट्स होंगे जिससे आपको स्टोरी बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। आपको इसके बेसिस पे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अ पुअर मैन अटैक्ड बाय 5 हाईवे रॉबर्स। एक पुअर मैन मतलब एक बेचारा आदमी जिसको रॉबर्स ने अटैक कर दिया है, ठीक है, जो चोरी चकारी करते हैं हाईवे पे, उन्होंने उसको अटैक कर दिया है। द लेटर थॉट ही हैड मनी। जो लेटर मीन्स जिसकी बात की, रॉबर्स की बात की है, उसने सोचा कि पुअर मैन के पास तो बहुत सारे पैसे हैं। ठीक है, फार्मर डिफेंडेड। फार्मर है जिसकी पहले बात की गई है पुअर मैन की। पुअर मैन ने डिफेंड किया अपने आप को कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं दे रहा पैसे। ठीक है, अब क्या हुआ? इन दोनों की लड़ाई हुई। लड़ाई हुई तो क्या हुआ? हैड ओनली 1 रुपी इन हिज ऑन हिज पर्सन। अब 1 रुपी की बात, तो हमें देखो हिंट्स मिल रहे हैं वहां पे। ठीक है, कोई ओवर पावर्ड है, किसी के पास 1 रुपी ऑन हिज पर्सन। द लीडर ऑफ द गैंग, जो गैंग का लीडर है, वो सरप्राइज्ड है। ठीक है, इस चीज से वो सरप्राइज्ड है। और यहाँ पे कोटेशन में एक चीज गिवन है, इफ ही फॉट लाइक दिस फॉर 1 रुपी ही वुड हैव किल्ड द 5 of us फॉर 5 रुपी नोट। अब देखो पूरी स्टोरी समझ में आ चुकी है। एक बेचारा आदमी है जिसको 5 हाईवे रॉबर्स ने अटैक कर दिया है, उसके पास पैसे हैं एंड वो डिफेंड कर रहा है अपने आप को। 1 रुपए के पीछे उस पुअर मैन ने बहुत अच्छी खासी लड़ाई कर दी। ठीक है, अब 5 जो गैंग मेंबर्स है, उनका जो लीडर है, उसने क्या सोचा कि अगर ये 1 रुपए के पीछे इतना फाइट कर रहा है, हमें मारने के लिए उतर आया, तो अगर हमने इससे ज्यादा पैसे ले लिए तो ये हम पांचों को मार ही देगा। ठीक है, तो अब आप स्टोरी बना सकते हो। जस्ट थिंक कि अब आप क्या स्टोरी बना सकते हो। सबसे पहले तो टाइटल डाल दो, द ब्रेव पुअर मैन। ऑफ कोर्स वो पुअर मैन, लेकिन वो ब्रेव भी तो है। वन नाइट अ पुअर मैन वॉज वॉकिंग अलोन ऑन अ डेजर्टेड रोड। डेजर्टेड रोड मीन्स बिल्कुल सुनसान रोड पे वो चल रहा था। ठीक है, जब 5 हाईवे रॉबर्स ने उसको एकदम से अटैक कर दिया, दे थॉट ही हैड अ लॉट ऑफ मनी विद हिम। उसने सोचा कि बहुत सारे पैसे हैं उसके पास,
लेकिन पुअर मैन बहुत वीक और हेल्पलेस था। उसने अपने आप को बचाने की कोशिश करी बहुत ब्रेवली, उसने डेस्परेटली, मतलब पूरे हाथ पैर, पूरा जोर लगा दिया अपने आप को बचाने में, अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी, पूरी ताकत लगा दी। इवन मैनेज टू इंजर वन ऑफ द रॉबर, एक रॉबर को उसने मारा भी, एक, ठीक है। बट एट लास्ट ही वॉज ओवर पावर्ड बाय द गैंग। अब वो 5 लोग थे और ये अकेला था, तो थोड़ा सा गैंग ने उसको ओवर पावर कर लिया, गैंग ने उसको मारा। When the robbers searched his pocket, they found only 1 rupee. उनको 1 रुपए मिला, रॉबर्स ने जब फाइंड किया। The leader of the gang was astonished. लीडर बहुत ज्यादा अचंभित था कि ये लड़का इतना ज्यादा 1 रुपए के लिए लड़ रहा था, ठीक है। और वही कोटेशन यहाँ पे गिवन है। द रॉबर फीलिंग अशेम्ड, रॉबर को बहुत ही शर्मिंदा फील हुआ, रिटर्न द कॉइन एंड वेंट अवे, वो चले गए। द पुअर मैन कंटिन्यूड हिज जर्नी प्राउड ऑफ हिज करेज, और वो बहुत ज्यादा करेजियस मैन था। नहीं तो लोग, ऐसा होता है ना कि जब पकड़े जाते हैं तो उनके नोट, उनके पॉकेट में जो भी होता है, 1000 3000, क्योंकि उनको पता है अगर वो नहीं देंगे तो वो मार देंगे रॉबर्ट्स उनको। लेकिन इसने 1 रुपए के लिए लड़ाई करी। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ट्रू ब्रेवरी लाइज नॉट इन वेल्थ बट इन स्पिरिट। मतलब इंसान अगर करेजियस है तो वो लड़ेगा, ठीक है। तो जो ट्रू ब्रेवरी है, जो उसका करेज है, जो उसकी हिम्मत है, ठीक है, वो ये नहीं कि उसको पैसे में नहीं होती, वो उसकी स्पिरिट में होगी, वो जो सोचता है, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन है, एंड इट्स जस्ट रीड दिस क्वेश्चन, पॉज करो इस वीडियो को, रीड दिस क्वेश्चन, रीड दिस आंसर, पॉज द वीडियो एंड रीड करो, रीड दिस क्वेश्चन, रीड दिस आंसर, रीड दिस रीड दिस क्वेश्चन एंड रीड दिस आंसर। प्लीज पॉज करके इसको रीड करो अच्छे से, आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। एंड हो सकता है कि आपको इसमें से ही कोई क्वेश्चन आ जाए, ये भी चांसेस हैं, ठीक है। अब हम प्रेसी राइटिंग की बात करते हैं। प्रेसी राइटिंग मैं आपको इन शॉर्ट में बता देती हूँ। आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा, उसको आपने शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तो जब भी आप प्रेसी राइटिंग कर रहे हो या शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हो, सिर्फ एक बारी ओवरव्यू, या आप कोई पैसेज सॉल्व कर रहे हो, एक बारी पूरा ओवरव्यू लो कि पैसेज में क्या गिवन है, ठीक है, पैसेज में दे क्या रखा है। उसके बाद अपने साइड में पेंसिल या पेन से नोट्स बनाते चलो कि किस किस चीज के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात की जा रही है कि उसमें हाई अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें अपने पर्सनल स्टाइल पता होना चाहिए कम्युनिकेटिंग का। उसके बाद लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ के जाता है लोगों पे अगर हम एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। तो ऐसे ही आपको पॉइंटर्स बनाते रहना है, ठीक है। जैसे ही पॉइंटर बनाओगे तो टाइटल दोगे द आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और उसके बाद शॉर्ट में प्रेसी राइटिंग बिल्कुल शॉर्ट में लिखनी है आपको, ठीक है। ओरिजिनल पैसेज में 170 वर्ड्स थे, बट प्रेसी में आपने सिर्फ 80 ही लिखे हैं। जस्ट एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, वहां पे आपके नंबर ऑफ वर्ड्स गिवन होंगे, डोंट वरी, ठीक है। नाउ यू हैव टू रीड दिस, क्योंकि इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। एक लंबा, जैसे मान लो 5 लाइन्स है फॉर एग्जाम्पल, आपको उसको एक लाइन लिखनी है, लेकिन उस एक लाइन में सब कुछ लिखना है जो 5 लाइनों में है। और ये इतना स्कोरिंग है, पता है कैसे? क्योंकि अगर आपको नहीं भी लिखना आ रहा ना, ऊपर से मेन मेन लाइंस को नीचे आके कॉपी कर दो। सबसे इजी पैटर्न बता रही हूँ। प्लीज कोई भी क्वेश्चन लीव मत करके आना, बिकॉज जितना आप करके भी आते हो ना इंग्लिश में, आपके स्पेलिंग, आपके पैटर्न, कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, उन सबकी मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। कभी भी लैंग्वेज में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। सो जितना कर रहे हो प्लीज अच्छे से कर कर आओ, कुछ लीव मत करना। बस लास्ट सेमेस्टर है, प्लीज 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 बियर इट। सेकंड आपका ये रहा पैसेज, जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड इट, एंड दिस इज योर आंसर। पैसेज, आंसर, दैट्स इट। आपका प्रेसी राइटिंग हो चुका है, आपका स्टोरी हो चुका है, आपका क्या हो चुका है, और लिटरेरी डिवाइसेस। अब क्या रहता है? ग्रामर सेक्शन। अब ग्रामर सेक्शन के लिए यस, यू हैव टू पे अटेंशन। ग्रामर आपके 2 टॉपिक्स सेंटेंसेस पे बेस्ड है। तो सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। कितने काइंड होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? दैट इज योर सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बस इतना याद रखो। सिंपल सेंटेंस में बिल्कुल सिंपल एक सेंटेंस लिखा होगा। कंपाउंड में 2 ऐसे सेंटेंस लिखे होंगे जो किसी चीज से जुड़े हुए हो। यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे आपका आएगा फैन बॉयज। फैन बॉयज याद है आपको? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ठीक है। मतलब एक वर्ड से कनेक्टेड होंगे 2 सेंटेंस, बट अगर हम इन 2 सेंटेंस को अलग अलग कर दें तो ये दोनों अपने आप में सेंस देंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आपके कनेक्टेड होते हैं, बट अगर हम इन दोनों को अलग अलग कर दे तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देंगे। जैसे she has not come she did not come to school because she is not well, because she was not well, ठीक है। she did not come to school because she was not well, वो स्कूल नहीं आई क्योंकि वो बीमार थी, ठीक है। तो अगर हम दोनों को अलग अलग कर देंगे तो इनका कोई भी सेंस नहीं बनेगा।
और यहाँ पे कंपाउंड में वो बीमार थी, ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस में 99.9% आपका यही ट्रिक काम करती है, फैन बॉयज वाली, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, जैसे दैट हो गया, इफ, टिल, अनटिल, हार्डली, बियरली, ऑल्दो, व्हेन, हु, इन सब का यूज किया जाता है, ठीक है। बस इतना भी समझ में आ गया तो भी काफी है। सिंपल सेंटेंस इज योर सिंपल सेंटेंस, ठीक है, जिस जो किसी चीज पे डिपेंडेंट ना हो। कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो कनेक्ट होते हैं किससे, एक वर्ड से कनेक्ट होते हैं, जिनका ट्रिक मैंने आपको बता दी याद करने की, फैन वॉइस इन वर्ड से कनेक्टेड होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। शी डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज, वो स्कूल नहीं आई क्योंकि वो बीमार थी, ठीक है। इसमें आपका दैट, इफ, टिल, ऑल्दो, ईदर और, नाइदर नॉर, हार्डली, व्हेन, इसमें बहुत सारे आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पे कन्वर्ट करना है आपको फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है एंड कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में चेंज करना है, जो भी ब्रैकेट में है उसमें आपको चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अ क्रिपल ही कैन नॉट साइड अ हॉर्स, ठीक है। क्रिपल होने के बाद वो हॉर्स को साइड नहीं कर सकता। क्रिपल क्या होता है, किसी की बॉडी में डैमेज होना, मतलब कोई चल नहीं सकता, ठीक है, इसलिए वो राइड नहीं कर सकता। नॉट साइड, साइड नहीं है, ये राइड है। ही कैन नॉट राइड अ हॉर्स, वो हॉर्स नहीं चला सकता। अब इसको कंपाउंड में करना है, कंपाउंड में करना है तो ही इज अ क्रिपल एंड देयरफॉर ही कैन नॉट राइड अ हॉर्स, एंड ही, अगर हमें इसे कॉम्प्लेक्स बनाना होता तो ही कैन नॉट राइड अ हॉर्स बिकॉज ही इज अ क्रिपल, ठीक है। बट यहाँ पे एंड का यूज किया, एंड का यूज कब होता है, जब कंपाउंड सेंटेंस होता है। आप इवन ये भी लिख सकते हो, ही इज क्रिपल एंड ही कैन नॉट राइड अ हॉर्स, ठीक है। ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, इसको आप कॉम्प्लेक्स में करना है, कितना सिंपल सेंटेंस है। अब आप सिंपल को भी पहचानो एंड उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दोनों में कन्वर्ट करके देखो। ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ही कन्फेस्ड दैट ही हैड कमिटेड द क्राइम, उसने कन्फेस कर लिया कि उसी ने ही क्राइम को कमिट किया है। डिपेंड कर रहा है ना आपको एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे, एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पे। बिसाइड्स बीइंग ब्यूटीफुल द गर्ल इज क्लेवर, ब्यूटीफुल होने के साथ साथ गर्ल क्लेवर है, ठीक है। यह है सिंपल सेंटेंस। अब आपको इसको कंपाउंड में करना है। द गर्ल इज ब्यूटीफुल एंड शी इज ऑल्सो क्लेवर, गर्ल ब्यूटीफुल है उसके साथ साथ वो क्लेवर भी है, एंड वो क्लेवर भी है। डू यू वॉन्ट मी टू गो देयर, क्या तुम चाहते हो कि मैं वहां पे जाऊं, इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करना है। डू यू वॉन्ट दैट आई शुड गो देयर, क्या तुम चाहते हो कि मैं वहां जाऊं। ही इज प्राउड ऑफ हिज हाई बर्थ, मतलब वो एक बहुत रिच क्लास में पैदा हुआ है इसलिए उसको इस चीज का घमंड है, प्राउड है। ही इज प्राउड दैट ही वॉज बोर्न इन अ हाई क्लास, ठीक है। तो आपको ये सेंटेंसेस देखने होंगे। नाउ आई एम स्क्रोलिंग, प्लीज आप लोग रीड कर लेना इन सेंटेंसेस को। The last sentence is he confessed his fault. He confessed that he was at fault. इसमें एक क्लॉज, जो दैट के बाद वाला जो आपके पूरा क्लॉज है, जो आपका हाफ सेंटेंस है, वो फर्स्ट सेंटेंस पे क्या होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। जो आपका फर्स्ट क्लॉज है वो सेकंड क्लॉज पे डिपेंड कर जाता है। ही कन्फेस्ड, उसने क्या कन्फेस किया, दैट ही वाज एट फॉल्ट। टेल द ट्रुथ, इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, आज दैट यू टेल द ट्रुथ। इवन अगर आप ये भी सेंटेंसेस कर लेते हो तो इनमें से भी बहुत सारे चांसेस हैं कि ये सेंटेंसेस आपके रिपीट हो। द सेकंड पार्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हमें सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। इफ आई मिस द ट्रेन, अगर मैंने ट्रेन मिस कर दी तो क्या होगा, आई वुड बी लेट फॉर वर्क। अब इसमें कंप्लीट द सेंटेंस में आपको ये चीज देखनी है कि अगर इफ वाले क्वेश्चंस आते हैं कि अगर मैंने ट्रेन मिस कर दी तो आई वुड बी लेट, तो यहाँ पे वुड बी आएगा। इफ आई वर अ प्रिंस आई वुड हेल्प, अगर मैं होता होता तो मैं हेल्प करता, ठीक है। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने काम किया होता, ठीक है। ही वुड हैव पास, यहाँ पे हैड है तो यहाँ पे हैव आ जाएगा। इफ द फॉग गेट्स थिकर वी शैल हैव टू स्टॉप द कार, अगर फॉग थिकर हो जाती है, इन फ्यूचर की बात हो रही है, तो हम शैल आएगा ना, वी शैल हैव टू स्टॉप द कार। इफ यू वांट टू लूज वेट, इफ यू वांट टू लूज वेट यू मस्ट ईट लेस, अगर तुम्हें वेट लूज करना है तो तुम्हें कम खाना चाहिए, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए ज्यादा। इफ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, अगर तुमने मुझसे पूछा होता मैं तो तुम्हारी हेल्प कर देता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। वॉक स्लो लेस, धीरे चलो वरना क्या होगा, यू शुड फेल। वॉक स्लो, ठीक है, लेस यू शुड फॉल। आई वुड रेदर डैश, आई वुड रेदर स्टे एट होम देन गो आउट टुडे,
ठीक है। नाउ जस्ट रीड दीज सेंटेंसेस। आई हैव सॉल्व्ड इट फॉर यू। आपके लिए बहुत इजी कर दिया है। एक बार इनको रीड कर लो इन सेंटेंसेस को। ग्रामर के थर्ड टॉपिक को समझने के लिए हमें एक बार रिलेटिव क्लॉज की बात करनी होगी। रिलेटिव क्लॉज, इसमें क्या होता है, एक नाउन के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। डिफाइनिंग में नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, इसमें कॉमा का यूज नहीं होता। नॉन डिफाइनिंग में जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, जो आपका रिलेटिव क्लॉज है वो रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करता है। जैसे अगर एक पर्सन की बात की जा रही है तो उसको कैसे होगा, अगर एक पर्सन की बात की जा रही है तो उसको हु से कनेक्ट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय हु इज माई फ्रेंड, ये वही लड़का है जो मेरा दोस्त है। चीज के बारे में बात हो रही है, किसी चीज के बारे में, किसी थिंग के बारे में, तो वहां पे विच आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दैट इज द पार्क विच हैज द फाउंटेन, तो वही पार्क है जिसके अंदर फाउंटेन लगे हुए हैं। अगर पर्सन थिंग की बात हो रही है तो इवन दैट का भी यूज हो जाता है, ठीक है। दिस इज द मैन दैट लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, अगर किसी पर्सन की बात हो रही है तो whom का भी यूज होता है। दैट इज अ डॉक्टर whom आई वांट टू स्पीक टू। पोजेशन, कोई चीज मेरी है, मैं पोजेस करती हूँ, मेरी चीज है, उसका आएगा whose। दैट इज द टीचर whose बुक आई borrowed, ये वही टीचर है जिसकी वो बुक है। अगर किसी प्लेस की बात हो रही है तो वहां पे वेयर आएगा। दैट इज द शॉप वेयर आई बॉट माई थिंग्स फ्रॉम। अगर टाइम की बात हो रही है तो व्हेन आएगा। क्रिसमस इज अ टाइम व्हेन आई सी फैमिली। कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस सो एज टू फॉर्म डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस। डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग, आप इतना डीप में नहीं जाइए अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा। बस ये याद रखो, रिलेटिव क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करता है। ये मोर इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, इंफॉर्मेशन एज अ पार्ट ऑफ अ रिलेटिव क्लॉज, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, शी वाज डांसिंग विद द स्टूडेंट, ही हैड अ स्लाइट लिम्प। वो स्टूडेंट के साथ डांस वो एक स्टूडेंट के साथ डांस कर रही थी। ही हैड अ स्लाइट लिम्प, और उसको स्लाइट लिम्प है। शी वाज डांसिंग विद अ स्टूडेंट जिसको एक स्लाइट लिम्प है, ठीक है। शी वाज डांसिंग, इसको कनेक्ट करना है आपको, बेसिकली दो सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। और किसका यूज करना है, जो रिलेटिव अभी प्रोनाउन की बात की गई है, उन रिलेटिव प्रोनाउन को हमको कुक से कनेक्ट करना है। I saw several houses, most of them were quite unsuitable. I saw several houses, most of which were quite unsuitable. Unsuitable. आपको याद है अभी हाउसेस हमने बात की थी कि अब प्लेस की बात करेंगे तो विच आएगा। अब नेक्स्ट में क्या है, दिस इज मिसेस जॉन्स, हर सन won the championship लास्ट ईयर। दिस इज मिसेस जॉन्स whose son, ठीक है, किसी और whose की बात हो रही है। whose कहाँ पे यूज होता है, पोजेशन। चैंपियनशिप जीत गया भाई, वो ऑनर है उसका, उसने पोजेस किया, उसकी है वो चैंपियनशिप, ठीक है। अगर कोई पोजेस करता है, कोई किसी की चीज होती है कि ये उसकी बुक है, तो वो पोजेस करते हैं वो उसकी बुक, ठीक है। हुज बुक इज दिस, हम ऐसा बोलते हैं ना, हुज बुक इज दिस। द टीचर हैज ऑलरेडी लेफ्ट, शी वांट्स टू सी हिम। द टीचर हैज ऑलरेडी, अच्छा, द टीचर whom she wants to see has already left. Anita spoke to them. Her father owns a big factory. Anita spoke to them whose father owns a big factory. याद रखो, पोजेशन वाला क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि ये बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। एंड बिलीव मी, दीज आर ऑल योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साइड में लिखा हो 2023-21, ध्यान से इनको पढ़ो। जहाँ पे भी पोजेशन आए याद रखो, कोई किसी को चीज, कोई चीज उसकी हो, याद रखो वहां पे हुज ही आएगा। टाइम की बात हो तो व्हेन ही आएगा, प्लेस की बात हो तो वेयर ही आएगा आपका, ठीक है। अगर पर्सन की बात हो रही है तो क्या आएगा, हु आ सकता है, इवन दैट आ सकता है, whom भी आ सकता है, ठीक है। अगर एक चीज की बात हो रही है तो विच या दैट में से कुछ आएगा। अब आप जब सेंटेंस बनाओगे ना तो एक कॉमन सेंस लगाओगे, पता चल जाएगा। अब मैं आपको स्क्रॉल कर रही हूँ, आपको स्टॉप करना है, पॉज करना है वीडियो, एंड रीड करना है। प्लीज बिना रीड किए मत जाना इसको, ठीक है। बहुत मेहनत से ये पीडीएफ बना है और बहुत एंड मोमेंट में एक बच्चे की फरमाइश पे बनाई है, तो प्लीज उसको थैंक यू बोलना एंड इसको पढ़ लो। माया इज अ गुड सोशल वर्कर, शी हैज वेरी पुअर ड्रेसिंग सेंस। माया किसके बारे में बात हो रही है, एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हु आएगा, ठीक है। माया हु इज अ गुड सोशल वर्कर हैज वेरी पुअर ड्रेसिंग सेंस। सचिन तेंदुलकर इज अ प्लेयर एंड पॉलिटिशियन, ही इज एन एमपी ऑल्सो। सचिन सचिन तेंदुलकर, एक इंसान के बारे, पर्सन के बारे में बात हो रही है, हु इज बोथ अ प्लेयर एंड अ पॉलिटिशियन, इज ऑल्सो एमपी। प्लेयर भी है, पॉलिटिशियन भी है और एमपी भी है, ठीक है। My friend is a successful actor. He also sings well. My friend who is a successful actor also sings well.
दैट्स इट। मैं लास्ट एक और सेंटेंस आपके लिए रीड कर देती हूँ। आई एम रीडिंग मेनी बुक्स एट मूवमेंट, सम ऑफ देम आर बोरिंग। आई एम रीडिंग मेनी बुक्स, सम ऑफ विच आर बोरिंग। ठीक है, विच बुक्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, विच। किसी भी चीज के बारे में बात होती है तो वहां पे विच आएगा। प्लीज जितना पढ़ोगे सेंटेंसेस उतने कम है, क्योंकि कल अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ग्रामर नहीं होगी। ग्रामर 44 मार्क्स की आ रही है, बिलीव मी, इतना स्कोरिंग एग्जाम है ना। एंड आपको लगता है कि इंग्लिश तो ऐसी ही हो जाएगी। आई एम सेइंग अगर मेहनत कर लोगे इंग्लिश पे, तो अगर बाकी सब्जेक्ट्स में अगर थोड़े से भी लाइक कम मार्क्स होते हैं तो इंग्लिश आपको बचा लेगी, परसेंटेज डाउन नहीं जाने देगी। 6 सेम है, री का बहुत डर रहता है 6 सेम में। ठीक है, एंड ऑलरेडी अगर जिसकी री है तो मुझे बता देना एक बारी। ठीक है, जस्ट टेक्स्ट मी अगर आपको कोई भी री एग्जाम के लिए कोई वीडियो चाहिए हो तो डू लेट मी नो, या कोई भी टॉपिक में कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जो सेकंड वीडियो है दैट इज ऑन कांतापुरा एंड उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी रेडी हैं बिल्कुल। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस सब रेडी है। ये मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।